नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डिफ्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अमन धाकड़ और आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि सर हम पढ़ तो सब लेते हैं, हमें आता तो सब कुछ है, सारी नॉलेज है, हमें सबके फंडामेंटल्स पता है, हमें पता है कि वनडेबिलिटीज़ क्या होती है, कैसे काम करती है, किस वनडेबिलिटी के अंदर क्या होता है। बट उसके बाद भी हम लोग बग्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बग बाउंटी प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं, बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर बग हंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे बग्स या तो डुप्लीकेट आ रहे हैं या तो हम लोग बग्स फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। सो ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि आपका माइंडसेट गलत है। हो सकता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं देख रहे हो जो कि एक्चुअली एक हैकर देखता है। पर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप लोग बग्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो? यार ये कंप्लीटली चीज़ डिपेंड करती है मेरे अकॉर्डिंग माइंडसेट पे। हम लोग सोच नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली एक हैकर, एक सिक्योरिटी रिसर्चर किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से उसकी अप्रोच होती है किसी भी टारगेट को लेके। आज की वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से किसी भी टारगेट को अप्रोच करना चाहिए। अगर हम जाते हैं किसी भी टारगेट पे हंट करने, तो हमें कैसे उस टारगेट को समझना चाहिए, ऐसा क्या करें, हम अपना माइंडसेट ऐसे कैसे सोचे कि जैसे एक हैकर सोचता है। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू थिंक लाइक अ रियल हैकर। तो चलिए बढ़ते हैं इस पर और एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में रखते हैं। मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है सारी चीज़ें, एंड सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो जैसे अगर हम आगे बढ़ते तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग एक्चुअली में अभी क्या करते हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग अभी जब हमें कोई भी टारगेट मिलता है या कोई भी, अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ बग बाउंटी से रिलेटेड या किसी भी पेन टेस्ट से रिलेटेड कोई सिनेरियो की बात करूँ, तो उसके अंदर हम लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, अभी उन मिस्टेक्स को पहले देख लेते हैं। फिर एक हैकर कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करता है और किस तरीके से अपनी अप्रोच को डिफाइन करता है, वो चीज़ हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट पहले ये समझते हैं कि हम लोग अभी क्या करते हैं। देखो एक बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए अगर हम पेन टेस्टिंग के बारे में बात करें या बग बाउंटी के बारे में बात करें, तो हम लोग सोचते हैं कि पेलोड ही सब कुछ होता है। हम में से बहुत सारे लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम सबको लगता है कि ये जो पेलोड्स हैं यार वही सब चीज़ है, बस हमें पेलोड मिल जाए, हम लोग पेलोड को ब्लाइंडली बस एग्जीक्यूट करें, और एग्जीक्यूट होने पर अगर जिस जगह पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो वो हमारे लिए वल्नरेबिलिटी है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर आपको एक, मैंने यहाँ पे सर्च फील्ड दे दी, यहाँ पे आपके पास एक सर्च फील्ड, आपको यहाँ पे कुछ सर्च फील्ड है यहाँ पे आपके पास। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में आया कि यार इस सर्च फील्ड में लगातार सिर्फ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेलोड्स को एग्जीक्यूट किया जाए तो उसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी हो सकती है। अब इसमें गुड पॉइंट ये है कि आपने चलो ये तो आइडिया लगाया कि इसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी में भी प्रेजेंट हो सकती है, बट अप्रोच गलत है। अगर हम इसमें सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ पेलोड्स पे पेलोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम बार बार कोई ना कोई पेलोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड उस पेलोड का हम लोग वेट करके रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी चीज़ का अगर हम वेट कर रहे हैं, सो हमारा जो अप्रोच है वो एकदम गलत है। हम लोग पेलोड पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इसमें जो भी कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, जो भी हम लोग इनपुट वैल्यूज़ डाल रहे हैं, वो वैल्यूज़ एक्चुअली में किस तरीके से वर्क कर रही है बैकएंड पे। मैंने यहाँ पे अगर सर्च फील्ड में कोई भी कैरेक्टर डालता हूँ, मैं सर्च फील्ड में कोई भी वैल्यू मैं डालता हूँ, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे ए डालता हूँ, या उसके बाद कोई स्पेशल सिंबल भी अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डालता हूँ या फिर इसमें ब्रैकेट्स को लगा के देखता हूँ, तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेरा पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है, सर्च बार की फंक्शनैलिटी, ये मेरी सर्च बार की फंक्शनैलिटी किस तरीके से मेरे डेटा को प्रोसेस कर रही है, किस तरीके से मेरे इनपुट को प्रोसेस कर रही है, तब जाके पेलोड कंस्ट्रक्ट होता है। क्योंकि जो पेलोड कंस्ट्रक्शन का काम है ये आता है एकदम लास्ट में, और अगर हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बस पेलोड मिला, हम लोग पेलोड एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं, बार बार बस एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपने 100 पेलोड एग्जीक्यूट किए तो 100 में से आपके 1 या 2 पेलोड इसमें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो गए हों, और हम उसको बोल देते हैं हमारे लिए वैलिड बग। यार इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ये एक फंडामेंटल तरीका नहीं है। आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, जो भी वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड आपने पढ़ा है, वो यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं आता यार। हम लोग को एक अप्रोच समझनी पड़ेगी, हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करती है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी मिस्टेक ये कि हम सोचते हैं कि हर एक वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पेलोड की नीड होती है। देखो जब आप थोड़ा सा डीपली रिसर्च करोगे, आप लोग जब बहुत सारे मीडियम के आर्टिकल्स को पढ़ोगे, आप लोग हैकरवंस की रिपोर्ट पढ़ोगे, तब आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत सारे हैकर सिर्फ पेलोड पे रिलाई नहीं होता। पेलोड तो बहुत बाद की बात है, पेलोड तब है जब उन्हें कुछ इम्पैक्ट दिखाना हो। बट अगर वल्नरेबिलिटी का कंफर्मेशन जानना, हमें पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी में वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, उस चीज़ के लिए हमें पेलोड की नीड भी नहीं पड़ती है।
हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को ट्राई करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग समझ पाते हैं और फिर हम आइडिया लगा पाते हैं कि क्या ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और अगर एक बार वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तब हम जाके एक पेलोड बनाते हैं, एक पेलोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हम उस पर्टिकुलर वनरेबिलिटी का इम्पैक्ट हम लोग बढ़ाते हैं। सिर्फ पेलोड एग्जीक्यूट करने से कुछ नहीं हो जाता। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि यार हम लोग क्या करते हैं, ट्राई ओनली 1 and 2 अजम्पशंस या फिर टेस्ट केसेस। देखो इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक टारगेट मिला, सपोज करिए हमारा टारगेट है एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर कुछ फंक्शनलिटीज़ है, इसके अंदर एक फ़ाइल अपलोड की फंक्शनलिटी है, इसमें एक फ़ाइल अपलोड की फंक्शनलिटी है, मतलब यहाँ पे हमें फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है कि हम इसमें अंदर क्या कर सकते हैं, फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग या बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में जब अपने बिगनर स्टेज पे होते हैं तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने एक बार इसमें कोई पेलोड एग्जीक्यूट करा, उन्होंने इसमें कोई एक बार फाइल अपलोड करके देखी और उस फाइल के अंदर क्या था, पेलोड था, उन्होंने कोई एक पेलोड वाली फाइल इसके अंदर अपलोड करके देखी, ट्राई किया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर उन्होंने एक और फाइल अपलोड करके देखी, उसमें कुछ दूसरा पेलोड उन्होंने ट्राई किया, कोई दूसरा मेथड ट्राई किया, हो सकता है कि इसके अंदर ये .php फाइल ना ले रहा हो तो उन्होंने php को रिमूव करके, हो सकता है उन्होंने .jpg .php इस तरीके से लिखा हो, डबल एक्सटेंशन मेथड यूज़ करके। तो उन्होंने एक या दो या मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ट्राई किया, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार ही ट्राई करते हैं इनिशियल में स्टूडेंट्स। वो लोग देखते हैं कि यार अगर 3-4 बार उन्होंने किसी भी फंक्शनलिटी को टेस्ट करने का ट्राई किया, उसमें पेलोड एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया, या फिर उसमें कोई फाइल्स उन्होंने, जैसे इस केस में फाइल अपलोड करने का ट्राई किया, तो 2-3 बार ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करने पर उनको रिजल्ट नहीं मिले तो डायरेक्टली क्या कंफर्म कर देते हैं, वो रिजल्ट ना मिलने पर कंफर्म कर देते हैं कि इसके अंदर कोई बग या फिर वनरेबिलिटी नहीं है। बट ये कोई अप्रोच नहीं है। देखो सिंपल चीज़ होती है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शनलिटी है, आपके पास अगर फाइल अपलोड की फंक्शनलिटी है, या आपके पास अगर कोई सर्च फंक्शनलिटी है, या अगर आपके पास कोई यूआरएल पैरामीटर है, या कोई हेडर है, आपके पास कोई भी, अगर आपके पास कोई इनपुट पैरामीटर कुछ भी है, तो उसमें अजम्पशंस हमें बनाने पड़ते हैं। एक या दो अजम्पशंस बनाने से हम लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना, हम लोग बग्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने एक दो अजम्पशन बना लिया, अगर हमने ट्राई कर लिया कि यार हमने पहले php फाइल अपलोड करके देख ली, फाइल वाली पे नहीं काम करा, फिर हमने डबल एक्सटेंशन मेथड यूज़ करके jpg.php ट्राई किया, नहीं काम करा, फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं यार इसमें वनरेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई दूसरे तरीके से वनरेबिलिटी हो, एक्सटेंशन की जगह हो सकता है हम इसमें कंटेंट टाइप, जो इसका कंटेंट टाइप है वो चेंज कर रहे हैं, कंटेंट टाइप चेंज करने से क्या पता कोई वनरेबिलिटी एग्जीक्यूट हो जाए। या फिर हो सकता है कि हम कोई पीडीएफ, किसी पीडीएफ के अंदर कोई हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड इंजेक्ट करके ट्राई करें, क्या पता तब उसमें एग्जीक्यूट हो जाए। हो सकता है इसके अंदर वो वनरेबिलिटी हो, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2-3 ही टेस्ट केसेस ट्राई कर पा रहे हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस ट्राई नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल सिनेरियोज को ट्राई नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल अजम्पशंस नहीं बना रहे हैं। हम लोग 2-3 अजम्पशन में क्या बोलते हैं कि यार ठीक है इसमें ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इस तरीके से काम नहीं चलता। दिस इज नॉट अ हैकर माइंडसेट। हैकर माइंडसेट क्या होता है अभी हम बस थोड़ी देर में जानेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं एग्जैक्टली। तो तीसरी जो हम बहुत कॉमन जो मिस्टेक करते हैं वो आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ टूल्स पर रिलाई करते हैं, सिर्फ टूल्स पे। एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज करो मेरे को एसक्यूएल इंजेक्शन निकालना है, एसक्यूएल इंजेक्शन कोई वनरेबिलिटी है वो मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ एसक्यूएल मैप। मैंने एसक्यूएल मैप से स्कैन किया, एसक्यूएल मैप से मैंने वनरेबिलिटी को फाइंड आउट करने का ट्राई किया। सपोज करो एसक्यूएल मैप से मेरे को वनरेबिलिटी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये है क्या उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में वो वनरेबिलिटी नहीं है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते जब तक हम लोग उसको मैनुअली टेस्ट ना कर लें। मैनुअली जब तक हम उसको टेस्ट ना कर ले तब तक हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि उसमें वो वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। एक्चुअली क्या हो गया कि जब से टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, हर एक चीज़ के लिए टूल बहुत कॉमन हो गया है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड आउट करने के बहुत 50 टूल आ गए हैं गेटअप पे, हम लोग उनको इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर नहीं काम कर रहा तो मतलब उसमें वनरेबिलिटी नहीं है। देखो ऑटोमेशंस, कोई भी काम बस रिपीटेड वे में करता है, कोई भी टूल है वो भी एक टाइप का ऑटोमेशन है। वो भी जो कोई टास्क कर रहा है वो सिर्फ रिपीटेड टाइम में कर रहा है, उसको नहीं आता इतनी क्रिएटिविटी बनाना, है ना। किसी भी टास्क को, किसी भी फंक्शनलिटी को क्रिएटिविटी सॉल्व करना, क्रिएटिव तरीके से उसके अंदर वनरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना मैनुअल तरीके से ही पॉसिबल है। ये चीज़ हम किसी टूल पे रिलाई करके नहीं कर सकते। एंड हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ टूल पे रिलाई करते हैं। अगर टूल्स का रिजल्ट नहीं आया सो हमारे लिए वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है।
देखो सिर्फ टूल्स कुछ नहीं होता है, टूल्स तो सिर्फ एक मेथड है। हो सकता है कि आज कोई टूल वर्क कर रहा है, कल कोई टूल ना वर्क करे, बट अगर आप मैनुअली चीज़ों को अप्रोच करना सीखोगे, आप मैनुअली चीज़ों को देखोगे, तो आप लोग एक चीज़ फिगर आउट कर पाओगे कि अगर आपके पास टूल्स नहीं भी है तो भी आप वनरेबिलिटीज फाइंड आउट कर पा रहे हो। देखो ये मैंने बहुत डीप चीज़ बताई है। अगर आप लोग मैनुअली ज़्यादा प्रोसेस करोगे, चीज़ों को समझोगे एकदम मैनुअली चीज़ों को ट्राई करके, तो आप लोग समझ पाओगे कि बिना टूल्स के भी वनरेबिलिटी को इजीली फाइंड आउट करा जा सकता है। टूल्स तो किसी भी एक लॉन्ग टास्क को करने के बहुत मतलब शॉर्ट में करने का मेथड है। टूल्स तो सिर्फ क्या किसी भी काम को शॉर्ट में करने का मेथड है। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हो गए उनको हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्ब सूट हो गया जो कि रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करने के लिए चाहिए, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। बट जैसे अगर हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड आउट करनी है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मल्टीपल गिटहब से टूल डाउनलोड किया, हम बस उस टूल्स पर रिलाय करते हैं। हम लोग को मैनुअली फाइंड आउट करना नहीं आता। अगर हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अलावा अगर हमें एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट करना है, हमें मैनुअली फाइंड आउट करना नहीं आता। सपोज करो फाइल अपलोड वनरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए या फिर पार्ट ट्रेवर्सल वनरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग टूल्स यूज़ कर रहे हैं। देखो टूल सिर्फ एक हद तक पॉसिबिलिटी बता सकता है, बट कंफर्मेशन हमें सिर्फ मैनुअल वे से ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, इन तीनों से भी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम किसी भी फंक्शनैलिटी के पीछे का लॉजिक नहीं ढूंढते हैं। देखो उसको मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा। अगर आपको हैकर माइंडसेट बिल्डअप करना है ना, तो इस वाली चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग किसी भी फंक्शनैलिटी का लॉजिक नहीं ढूंढते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी थोड़ा सा कवर कर रखा हूँ कि सपोज़ करो कि यहाँ पे मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे सपोज़ करो अभी 2 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इन 2 प्रोडक्ट की कुछ प्राइस होगी। सपोज़ करो एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है एंड दूसरा 200 रुपये का प्रोडक्ट है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये इनके सर्वर है जो कि वेबसाइट जिससे इंटरेक्ट करती है, एंड इसका कुछ डेटाबेस होगा। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल प्राइस मैनिपुलेशन वनरेबिलिटी ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, 100 को हम लोग यहाँ पे 10 करते हैं, फिर आगे भेजते हैं, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर तरीके से वनरेबिलिटी एग्जिस्ट ना करे। इस मेथड में क्या हो रहा है कि इस मेथड में हम लोग सिर्फ इतना हमें पता है कि प्राइस चेंज करना है, बट हमें ये नहीं पता कि हम प्राइस क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे हमारे 10 करने के बाद भी हमारी जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रही है, क्यों प्राइस 100 है अभी भी। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ये वाली वनरेबिलिटी बहुत सारे लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, एंड ऑब्वियसली इसको काफ़ी ज़्यादा सीवियर ये वनरेबिलिटी है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर रखा है, तो इतनी जल्दी ये मिलती भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस टाइप की और भी वनरेबिलिटीज़ है, उनको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको किसी भी वेब एप्लीकेशन की या जिसको भी आप टेस्ट कर रहे हो उस वेब एप्लीकेशन के सारे फंक्शनलिटी की लॉजिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे प्राइस का वैलिडेशन कर रही है। क्या फ्रंट एंड में प्राइस वैलिडेट हो रहा है या फिर सर्वर पे या फिर बैक एंड में प्राइस वैलिडेट हो रहा है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम आगे फ्रंट एंड में प्राइस वैलिडेट कर रहे हैं तो फ्रंट एंड का अगर रिजल्ट बैक एंड ट्रस्ट कर रहा है इजीली, अगर फ्रंट एंड में मैंने 10 रुपीज़ डाल दिया एंड बैक एंड उसको ट्रस्ट कर रहा है, तो हम लोग ये वनरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं है तो उसको फाइंड आउट करने का और भी मेथड आता है। हो सकता है कि कोई भी एक, ये 2 आइटम है, इस आइटम की कोई एक आईडी होगी। सपोज को करो इस आइटम की आईडी 1 है एंड ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसकी आईडी 2 है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि इनकी प्राइस इनकी आईडी से फैच हो रही हो, तो हो सकता है कि मैं अगर सेकंड प्रोडक्ट परचेज करने जाऊँ तो सेकंड प्रोडक्ट के अंदर मैं फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की आईडी डाल दूँ एंड बाकी सारी चीज़ें सेकंड प्रोडक्ट की डाल दूँ, तो हो सकता है कि जो प्राइस है वो प्राइस चेंज होता है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्डअप होगी अगर हमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लॉजिक पता होगा। हमें पता होगा कि ये वेब एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है, इसकी फंक्शनलिटीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से कोई भी डेवलपर है उसने जब कोड लिखा है, ये पर्टिकुलर फंक्शनलिटी बनाते वक्त कोई भी डेवलपर ने कोड तो लिखा होगा। अब वो कोड लिखते वक्त उसने क्या मतलब लॉजिक लगाया था, उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमने एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद गेम बहुत ईजी हो जाता है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है कि हमें किस तरीके से उस लॉजिक को बाईपास करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है अप्रोच के अंदर कि हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एंड लॉजिक अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम लोग कुछ अजम्पशंस को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस बना सकते हैं और हम लोग वनरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर द मिस्टेक्स जो कि हम लोग एज ए इनिशियल लेवल पर करते हैं। देखो मिस्टेक्स करने में कोई बुराई नहीं है, मिस्टेक्स से ही हम लोग सीखते हैं। अगर हम ये मिस्टेक्स करेंगे तभी जाके हम लोग आगे सीख पाएंगे। हम लोग यहाँ पे वीडियो किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये मिस्टेक कहीं ना कहीं कर रहे हैं।
बट मिस्टेक अगर मिस्टेक है तो वो दिक्कत है यहाँ पे। तो अगर हमें इन मिस्टेक्स को, इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें सुधारना है, सो हम लोग वो चीज़ देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को सुधार सकते हैं एंड कैसे एक एक्चुअल हैकर बन सकते हैं। एक्चुअल जो हैकर होता है वो क्या माइंडसेट लगाता है, वो किस तरीके से अपने टारगेट को अप्रोच में रखता है, वो चीज़ एक बार हम जान लेते हैं। सो लेट्स बिल्ड कि यार किस तरीके से एक हैकर अपना अप्रोच को डिफाइन करता है। सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हैकर की अप्रोच को कि एक हैकर किस तरीके से टारगेट को अप्रोच करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो करता है, हैकर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछता रहता है। हैकर कॉन्स्टेंटली खुद से या फिर वेब एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता रहता है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास एक फंक्शनलिटी है, ये आपके पास सिंपल, मैं अगेन एक फॉर्म ले रहा हूँ यहाँ पे। ये वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन फॉर्म है जिसके अंदर यहाँ पे यूज़र नेम एंड यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन है। यहाँ पे एक फंक्शनलिटी है। अब हैकर इसमें क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब वेबसाइट से या फिर खुद से क्वेश्चन करेगा कि क्या इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को, क्या इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड की वैल्यूज़ में मैं ABCD डाल सकता हूँ, मतलब कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ। वो ट्राई करेगा तो यहाँ पे उसको हो सकता है एरर मिले। फिर वो नेक्स्ट टाइम चीज़ें ट्राई करेगा कि मैं कितनी बार, क्वेश्चन पूछेगा इससे कि मैं कितनी बार ID पासवर्ड्स डाल सकता हूँ या फिर लॉगिन को ट्राई कर सकता हूँ। हो सकता है वो यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स लॉगिन कर पा रहा है, इनफाइनाइट टाइम लॉगिन को ट्राई कर पा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ वो फिगर आउट कर सकता है कि यार अगर मैं इनफाइनाइट टाइम लॉगिन्स को ट्राई कर पा रहा हूँ तो इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें रेट लिमिटिंग नहीं है। रेट लिमिटिंग नहीं है, इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट टाइम लॉगिन कर पा रहे हैं, लॉगिन फेल्ड हो रहा है, हम पर दोबारा लॉगिन कर पा रहे हैं, तो रेट लिमिटिंग नहीं है। तो यहाँ से वो इस तरीके से चीज़ों को क्वेश्चन पूछता है और अपने आगे अटैक को बढ़ाता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि टारगेट मिला और टारगेट मिलते ही पेलोड एग्जीक्यूट करे एंड हम लोग रिजल्ट का वेट करें। हैकर समझता है, क्वेश्चंस करता है कि वो एप्लीकेशन का बिहेवियर समझने के लिए क्वेश्चंस करता है। तो यहाँ से ये बिहेवियर क्लियर है कि ये जो फंक्शनलिटी है इसके अंदर रेट लिमिटिंग तो नहीं है। फिर और मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेगा, कुछ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालेगा, कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज़ करेगा कि क्या इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स है पहले से या नहीं है। फिर डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स भी सपोज करो नहीं होता है, फिर उसके बाद चेक करेगा कि यहाँ पे कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन वाले स्पेशल सिंबल डालेगा, इन्वर्टेड कॉमा डालेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेगा, देन यहाँ पे 1 = 1 ट्राई करेगा। फिर उसके साथ अगर इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वो ट्राई करना चाह रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेलोड्स के लिए हम ये कुछ स्पेशल सिंबल्स डाल सकता है। तो बिहेवियर एनालाइज करने के लिए वो खुद से क्वेश्चन पूछता है कि क्या हो अगर मैं इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालूँ। फिर उसका बिहेवियर वेबसाइट से उसको नोट करता है। फिर क्या हो, क्या इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा डालूँ, फिर वो बिहेवियर नोट करता है। फिर क्वेश्चन पूछता है हैकर कि अगर मैं इसमें 1 = 1 डालूंगा तो क्या होगा। इस तरीके से खुद से क्वेश्चंस पूछता है और किसी भी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी का, किसी भी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी का बिहेवियर एनालाइज करने का ट्राई करता है। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एवरी इनपुट इज अ अटैक सरफेस। देखो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। हैकर क्या करता है कि उसके पास अगर कुछ भी पैरामीटर है, हर एक इनपुट जहाँ भी वो दे पा रहा है, हर एक इनपुट फील्ड को वो क्या समझता है, एक अटैक सरफेस। अटैक सरफेस, देखो हम लोग जब किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करने जाते हैं तो हमें वहाँ पे मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ देखने को मिलती है। बट कुछ वेबसाइट होती है जिसमें फंक्शनलिटीज़ बहुत कम होती है। उस वेबसाइट के अंदर हो सकता है कि सर्च बार ना हो, बहुत काइंड ऑफ स्टैटिक सी वेबसाइट हो सकता है कि उस वेबसाइट के अंदर कोई लॉगिन फॉर्म ना हो। तब हम क्या करेंगे, क्या उस केस के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं उसके अंदर कोई वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता लगाना होगा कि एक्चुअली अटैक सरफेस कौन कौन से हैं। हमें अटैक सरफेस फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब देखो अटैक सरफेस हो सकता है ऐसी कुछ भी जगह जहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट डाल पा रहे हैं। अब वो इनपुट हो सकता है आपकी कोई इनपुट फील्ड हो, कोई ID पासवर्ड डालने के इनपुट फील्ड हो, कोई सर्च फील्ड हो आपकी। अगर ये सब नहीं है तो हो सकता है कोई हेडर हो, ओरिजिन हेडर को हम लोग एज अ इनपुट ट्राई कर सकते हैं। जहाँ भी कोई भी वैल्यू हम लोग ट्राई कर रहे हैं उन सारी जगह को हम लोग एज अ अटैक सरफेस मान सकते हैं। सेकंड चीज़, हैकर्स क्या करते हैं, अगर उन्हें कहीं भी कुकी की वैल्यू मिलती है उसको कुकीज़ को चेंज करने का ट्राई करते हैं। उसके अलावा बहुत कॉमन CSRF टोकन्स उनको मिलते हैं, तो CSRF टोकन को चेंज करने का ट्राई करते हैं कि क्या CSRF टोकन को चेंज करने के बाद भी उनका जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली, मतलब उसका रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके रिस्पांस को एनालाइज करते हैं।
इस तरीके से कुछ मल्टीपल हेडर्स को ये लोग यूज़ करते हैं, मल्टीपल हेडर को यूज़ करके पता लगाते हैं कि कोई वनरेबिलिटी उसमें है या नहीं है। एग्जाम्पल रेफरर हेडर यूज़ करते हैं। रेफरर हेडर यूज़ करने के बाद इसमें अपना SSRF ट्राई करते हैं, कोई इस अटैकर सर्वर इसमें लगाने का ट्राई करते हैं। मतलब अगर आपके पास वेबसाइट के फ्रंट एंड में कोई फंक्शनलिटी नहीं है, आपको वो अटैक सरफेस नहीं मिल रहा है, तो अटैक सरफेस फाइंड आउट करना आना चाहिए। अटैक सरफेस फाइंड आउट करना आना चाहिए, जो कि हैकर्स बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। इस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट के फ्रंट एंड पे हो, वो वेबसाइट के रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं। रिक्वेस्ट को जब इंटरसेप्ट करेंगे तो उनको यहाँ पे मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ देखने के लिए मिलती है, मल्टीपल हेडर्स देखने के लिए मिलता है। अब हेडर्स भी क्या है? हेडर्स भी एक इनपुट फील्ड ही है, जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ इनपुट हो रखी होती है। अब उस इनपुट फील्ड में हम लोग अपने पेलोड्स को, अपने टारगेट के रिस्पॉन्स को हम लोग टेस्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इनपुट फील्ड को एज अ अटैक सरफेस मानना, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। कि जितने भी आपको इनपुट फील्ड मिल रही है, सारे हेडर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए सारे हेडर किस तरीके से काम करते हैं, सारी इनपुट फील्ड किस तरीके से काम करती है, एंड देन उसको टेस्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपको हैकर माइंडसेट डेवलप करना है तो ये है कि लर्न टू ब्रेक द डेवलपर्स अजम्पशन। इसके बारे में हमने पहले ही बात करके ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैंने जैसा कि बताया था कि कोई भी डेवलपर है जो कि वेबसाइट को डेवलप कर रहा है, किसी भी चीज़ का डेवलपर हो सकता है। अब सपोज कि ये डेवलपर है, अब ये डेवलपर क्या करता है, कुछ भी वेबसाइट में फंक्शनलिटीज़ को कोड करता है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ है। सपोज कोई एक सर्च बार है इस वेबसाइट के अंदर, सर्च बार के साथ साथ इसमें कुछ एक लॉगिन फॉर्म दे रखा है, लॉगिन फॉर्म है, ये सर्च बार है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ कमेंट का ऑप्शन दे रखा हो। अब ये जितनी भी फंक्शनलिटीज़ है, ये कौन कोड करता है? डेवलपर कोड करता है। अब डेवलपर ने फंक्शनलिटीज़ को डेवलप करते वक्त कुछ लॉजिक लिखा होगा, इस वेबसाइट के बैकग्राउंड में कुछ लॉजिक लिखा होगा, कुछ लॉजिक रन कर रहा होगा। तो हमने सबसे पहले ये अज्यूम करना आना चाहिए कि डेवलपर ने क्या लॉजिक लिखा है, क्या लॉजिक लगाया है पर्टिकुलर फंक्शनलिटी बनाने के लिए। अब ये लॉजिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका आंसर मैं पहले दे रखा हूँ। लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अजम्पशंस को बनाना पड़ता है। वी हैव टू मेक द अजम्पशंस। हमें खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, खुद कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ेंगे। क्या पता डेवलपर ने सोचा हो कि कोई भी एक नॉर्मल यूज़र है, वो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कीवर्ड ही तो सर्च करेगा। अब हमें अजम्पशंस बनाना पड़ेगा कि क्या हो अगर मैं नॉर्मल कीवर्ड्स के अलावा, लाइक नॉर्मल कैरेक्टर्स के अलावा, अगर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखूँ तो क्या होगा। ये अजम्पशंस हैं। अगर हम अजम्पशंस को समझ पाएंगे, अगर हम अजम्पशंस बना पाएंगे, तो हम लोग कोई भी फंक्शनलिटी का, जो भी डेवलपर ने फंक्शनलिटी लिखी है, कोड करी है, उसका लॉजिक समझ पाएंगे। एंड अगर एक बार हमने लॉजिक समझ लिया, इफ़ वी आर एबल टू फाइंड आउट द लॉजिक, तो हैकर क्या करता है, सिंपली एक बार लॉजिक फाइंड आउट करने के बाद फिर उसके बाद गेम बहुत ईजी हो जाता है, गेम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद पेलोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, अगर पेलोड यूज़ में आ रहे हैं, या फिर कोई एक्सप्लॉइट बनाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग फंक्शनलिटीज़ को समझ पाते हैं और उसको बाईपास कर सकते हैं, या तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो हमें सबसे पहले ये पॉइंट, तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या लॉजिक लगाया है किसी भी डेवलपर ने किसी भी फंक्शनलिटी को बनाते वक्त या किसी भी एप्लीकेशन को बनाते वक्त। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लर्न टू अब्यूज़ द फीचर्स। तो क्योंकि मैं पहले भी बता रखा हूँ कि जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशंस हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हो सकता है कि उसमें कोई चैटबॉट हो, चैटबॉट का कोई फीचर होगा उसमें, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई सर्च बार हो, सर्च बार भी एक फ़ीचर ही होता है। कोई फाइल अपलोड करने का ऑप्शन हो, या हो सकता है कोई उसमें फॉर्म हो, कोई हो सकता है लॉगिन उसमें फॉर्म हो, लॉगिन पेज, जो कि मोस्ट ऑफ दी वेब एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा हो सकता है कि उसमें कुछ शेयर करने का ऑप्शन हो, कि अगर आप एक यूज़र को दूसरे यूज़र कुछ शेयर कर पा रहा है कुछ चीज़ें, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो उन फीचर्स का लॉजिक आइडेंटिफाई करके उनको अब्यूज़ करना आना चाहिए। सो मेजरली हैकर्स क्या करते हैं, उसके सारे पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं। खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस बनते हैं। उन टेस्ट केसेस से क्या करते हैं, डेवलपर का लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं कि डेवलपर ने क्या लॉजिक लिखा है। फिर उस लॉजिक को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और फीचर्स को अब्यूज़ करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हम एज अ लाइक नॉर्मल यूज़र अगर हम समझे, हम हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, हम लोग डिपेंडेंट थे पेलोड्स पे, हम लोग डिपेंडेंट थे टूल्स पे। बट यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कहीं भी पेलोड्स, कहीं भी टूल्स का नाम कहीं नहीं दे रखा है।
क्योंकि हैकर्स की पेलोड्स और जो टूल्स हैं ये उनकी सेकेंडरी ऑप्शंस है। प्राइमरी जो ऑप्शंस होता है उनको होता है लॉजिक। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑप्शंस जो होता है हैकर का वो होता है लॉजिक। उनको लॉजिक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब मस्ट होता है। अगर आपको एक बार लॉजिक आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप अगर एक बार लॉजिक समझ पा रहे हो, तो आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, किसी भी वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सो दीज आर द लाइक हैकर्स माइंडसेट। सो ये पॉइंट हमें बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किस पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी अप्रोच है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो, अपने जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उनको सुधारो एंड इन वाले पॉइंट से रिप्लेस करो। एंड इन वाले पॉइंट्स को अगर आप समझोगे तो आप लोग खुद समझ पाओगे, खुद लोग फील कर पाओगे कि आप लोग वनरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर पा रहे हो। देखो हैकर्स के पास ये चीज़ बाय बर्थ नहीं होती है, उनके पास ये जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, जैसा हैकर सोचते हैं उनका माइंड सेट है, ये बाय बर्थ नहीं आता। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी से डेवलप होती है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, है ना। तो वही प्रैक्टिस के साथ, वही कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे, आप लोग मैनुअली चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, डीपली किसी भी चीज़ के पीछे का लॉजिक समझोगे कि अगर हम ये पेलोड भी डाल रहे हैं तो ये पेलोड किस तरीके से काम कर रहा है, क्यों ये एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर क्यों ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई भी एंट्री है, कोई भी इनपुट फील्ड है वो कैसे काम कर रही है, डेवलपर ने इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को बनाने में क्या लॉजिक लगाया है, पेमेंट मेथड किस तरीके से काम कर रहा है, लॉगिन किस तरीके से इस वेबसाइट में काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों का लॉजिक फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहीं जाके दूर जाके आता है हमारा पेलोड्स बनाना। एंड हमें हमारी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा, पेलोड से शिफ्ट होना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, लॉजिक्स की तरफ। देखो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है। अभी एआई का ज़माना है, तो एआई पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बन रही है, काफ़ी सारी एआई एप्लीकेशंस हमारे पास मार्केट में, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। तो उनके अंदर वनरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना थोड़ा आसान है। थोड़ा आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पेलोड से डालते रह जाओगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। बट लॉजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो एआई के अभी इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स डेवलपर यूज़ करता है। सो इस केस में थोड़ा आसान हो जाता है कि अगर आप लोग चीज़ों को टेस्ट करो, है ना, आप लोग किसी भी चीज़ के पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करो। एंड देखो टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, कितनी भी नई चीज़ें आ जाए, हो सकता है आज से 3 साल बाद सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, हो सकता है या तो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। सब चीज़ें चेंज हो सकती है, बट एक चीज़ है जो कि चेंज नहीं होगी, जो कि है फंडामेंटल्स, है ना। ऑटोमेशंस के चक्कर में, एआई के चक्कर में हम लोग फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट पे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा एआई एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एंड देन प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट अपनी बग बाउंटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यार ये सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट तक तो ठीक है, अगर हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉम्प्ट देने के बाद वनरेबिलिटी फाइंड आउट कर पा रहे हो एंड आपको पता है कि ये वनरेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक पता है, दैट इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट आपको पता ही नहीं है कि आपने बग भी फाइंड आउट कर लिया, बट ये बग फाइंड आउट करा कैसे, उसके पीछे का लॉजिक, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो आई होप दिस मेक सेंस एंड आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं एंड हैकर क्या गलती नहीं करते हैं, क्या हमारे माइंडसेट के बीच में एंड क्या हैकर के माइंडसेट के बीच में डिफरेंस है। सो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब डिफ्रॉनिक्स अकेडमी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं हम आगे ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।